फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, मीन्स नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या परिवार, नंबर फैमिली, यानी संख्याएं क्या हैं और कैसी होती हैं। तो सबसे पहले संख्या परिवार मीन्स नंबर फैमिली में पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं, मीन्स नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिससे हम वस्तुओं को गिनने, यानी जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है, जैसे 2 पेन, 5 किताबें। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। तो जिनसे हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। इसको हम लोग किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और ये नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक कि 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर, जितने नंबर तक आप गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे आसमान में तारे गिनने हो तो कितने तारे हैं? अनंत, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आपके जेब में कितने रुपए हैं? 100, 100 रुपीज़। तो ये जो भी नंबर हम लोग काउंट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो इसके बाद दूसरी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। पहली संख्या क्लियर हो गई होगी, अब चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, तो अभी आपने देखा ऊपर प्राकृतिक संख्या क्या था? 1 2 3 4। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या हो रहा है? प्राकृतिक संख्या के साथ यदि 0 को भी ले लिया जाए, यानी हम काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट करें? 0 से। 0 1 2 3 4। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें हम प्राकृतिक संख्या के साथ यदि 0 लिख लेते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब बात आती है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं से संबंधित हम छोटे छोटे प्रश्नों को लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। ठीक है, इसकी गणना नहीं की जा सकती, कल्पना किया जा सकता है। अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत। तो ये शब्द अपरिभाषित है। ठीक है, दूसरा क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अनंत। ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 प्रश्न हो गए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं हों, पूर्णांक हों, या सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक, उनको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ऊपर आई ऋण लिखा कहलाती हैं, और धनात्मक पूर्णांक क्या संख्या कहलाती हैं? आई प्लस। आई मीन्स इंटीजर्स, तो आई प्लस आई माइनस। ठीक है, तो आई प्लस संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेकर अनंत तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर अनंत तक। और आई ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? -1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नए प्रकार की संख्या। तो ये तो आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, सम संख्याएं। क्या? सम संख्याएं। तो सम संख्याओं से तो आप सभी लोग परिचित हैं। इवन नंबर। सम संख्याएं मीन्स जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़ा से पूर्णतः विभाजित हो जाए और वो भागफल क्या है? पूर्ण संख्याएं आए, ऐसी संख्या को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। या ऐसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8
ये अंक आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, आपको पूछा जाए 3425 सम संख्या है या नहीं, तो आप देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 3425 में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 5। तो ये सम है या विषम, क्योंकि अभी हमने बताया जिनके इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 आएगा वो सम होगा, तो 5 आ रहा है इसलिए क्या होगा, सम नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होगी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगली परिभाषा से क्लियर हो जाएगा। अगली परिभाषा कह रही है विषम संख्या क्या होती है, मीन्स ऑड नंबर क्या होता है। तो जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, यानी पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं भागफल नहीं आता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5 7 9 11 इस तरीके से, यानी जिसकी इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, 3 आ जाए, ठीक है, 5 आए, 5 के बाद क्या आए, 7 आए, 9 आए, 3 5 7 9 ऐसे अंक आते हैं जिसमें भी इकाई का स्थान पर 1 3 5 7 9 आता है, वो सभी क्या होंगी, विषम संख्याएं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3425 में इकाई के स्थान पर क्या आया है, 5। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। ठीक, तो सम विषम क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अगली परिभाषा देखते हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। तो ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहां Q का मान 0 के रूप में व्यक्त किया गया जा सके, सॉरी, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी Q का मान 0 न हो तो व्यक्त किया जा सके, तो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यानी वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और Q का मान 0 ना है, यानी हर में कभी 0 ना है। जैसे 4/3 है, ठीक है, तो 3 के स्थान पर यहाँ कभी 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन 0 न हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। आपका पहला चैप्टर 10th का इसी प्रकार का था, परिमेय संख्याएं, जिसमें आपने परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे इसको आपको करना है। ठीक है, अब क्या आता है, अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, रेशनल नंबर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ले लिया जाए तो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के हो गए, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, चलिए अब आते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मीन्स प्राइम नंबर। ये भी आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आपको लर्न होगा, लेकिन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से भाज्य न हो, यानी इसको विभाजित करने पर, गुणनखंड करने पर एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न मिलता, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी उसमें क्या होना चाहिए, 2 गुणनखंड। ठीक है, पहला 1 और दूसरा खुद संख्या। ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा कोई भी गुणनखंड मिलता है तो अभाज्य तो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो लेकिन अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, उसके बाद 3, 2 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 1 और 2, 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा, तो 1 और 2 क्या हो गया, अभाज्य संख्या।
3 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 1 और 3 1 से विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, तो 2 3 क्या हो गया, अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 2 गुणनखंड मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 के बाद 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 में 2 किससे भी 4 का गुणनखंड क्या होगा, 4 का गुणनखंड करेंगे 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा, 4 से मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है। जिसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड यानी मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होंगी जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, चलिए उसके भी कुछ उदाहरण हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, अगला होगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब आते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। तो भाज्य संख्याएं मीन्स कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक या अधिक अन्य संख्याओं से विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर, यानी ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या ना हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य, यानी जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड आएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा है 4, तो 4 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 4 से, तो यहाँ कितने गुणनखंड मिल गए, 3 गुणनखंड। जिसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4, 6, 8। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। 4, 6, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके की संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं मीन्स कंपोजिट नंबर होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है द्विअंकीय संख्या, यानी 2 अंकों से बनी हुई संख्या। ठीक है, किसी भी द्विअंकीय संख्या के स्थान पर, किसी भी द्विअंकीय संख्या के स्थान पर इकाई व दहाई 2 अंक होते हैं। कैसे होते हैं, इकाई भी होता है और दहाई भी होता है। ठीक है, 2 अंक होते हैं। दहाई का अंक 10 का गुणज होता है यदि किसी द्विअंकी संख्या का दहाई अंक इकाई अंक क्रमशः यक्स और वाई हो। तो द्विअंकी संख्या क्या होती है, 10 यक्स प्लस वाई, क्या होगी, 10 यक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 10 यक्स प्लस वाई मीन्स 10 गुणे में दहाई का अंक यहाँ पर यक्स है, प्लस इकाई का अंक, ये संख्या का सूत्र है। क्या होता है, संख्या जब भी आपको लिखनी हो तो 10 गुणे में दहाई प्लस इकाई, ये संख्या का सूत्र होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। तो यहाँ पर दे रहा है आपने, जब इकाई का अंक दहाई का अंक यक्स हो और इकाई का अंक वाई हो तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ये आपका संख्या हो गया। ठीक है, योगफल कहेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा और अंतर कहेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारी संख्याएं क्लियर हो गई हैं। भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, सम विषम, इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। चलिए अब हम लोग अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, विभाजकता से संबंधित विशिष्ट तथ्य, यानी कौन सी संख्याएं किससे विभाजित होंगी, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को कैसे पता चलेगा ये विभाजित कैसे होगा, किस संख्या से होगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सरल तरीका है, बिना हम यहाँ पर बिना विभाजन की हम लोग संख्याओं के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है 3 अंकों वाली वह संख्या, 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंक को 3 बार दोहरा कर बनी हो। क्या हो, एक ही अंक को 3 बार दोहरा कर बनी हो तो वह 3 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 1 1 1, देख रहे हैं आप, 3 बार 1 लिखा हुआ है, 3 बार 1 लिखा हुआ है,
तो ये 3 से भी विभाजित होगा, 37 से विभाजित होगा। आप बिना विभाजित के इसको आप बता सकते हैं, आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है ऐसी संख्याओं को, और आप तुरंत बता सकते हैं कि 3 से विभाजित होगा 37। इसी तरीके से 2 2 2, 3 3 3 या 4 4 4, ऐसे 4444 लिख सकते हैं। तो ये आपका 3 से विभाजित है, 37 से विभाजित है। ठीक है, ये हो गया पहला विभाजकता का नियम। यदि 6 अंकों की संख्या है तब देखिए क्या होगा। यदि 6 अंकों से वाली संख्या है और जिसमें एक ही अंक को बार बार दोहराने से बनी हो तो ये संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, 7 से विभाजित होंगी, 11 से भी विभाजित होंगी, 13 और 37 से अलग अलग विभाजित होती है, यानी इन सभी संख्याओं से विभाजित होंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 6 टाइम। ठीक है, तो कितना हो गया 1,11,111। ठीक है, क्या हो जाएगा 1,11,111। इसी तरीके से ये आपका हो गया 2,22,222। इस तरीके से जितनी भी संख्या है जिसको 6 बार अंकों को दोहराने से बनेगी वो 3 से भी विभाजित होगा, 7 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा, 13 से भी विभाजित होगा और 37 से भी विभाजित होगा। इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंत में 25 हो, 50 हो, 75 अथवा 00 इनमें से कोई भी अंकीय युग्म हो तो वह 25 से पूर्णतः विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 25 से पूर्णतः विभाज्य होगा। याद रखिएगा, बिना आपको विभाजन किए इस तरीके के प्रश्नों को आपको आंसर बता सकते हैं केवल क्वेश्चंस देखकर। आपने क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर मिल गया, आपको उसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है कि वो 25 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है। इस तरीके से आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। यदि n मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 1, n मल्टीप्लाई ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 में n एक विषम संख्या है। क्या है? n एक विषम संख्या है तो वह संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है। यदि n माइनस n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 में n एक विषम संख्या दिया हो तो वह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यदि n क्या हो, 3 से बड़ा हो, ठीक है, और अभाज्य संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस 1 24 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ध्यान दीजिएगा इसको, यदि n क्या है 3 से बड़ा हो और अभाज्य संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस 1 24 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसमें आपने 3 नियम देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला कह रहा है यदि n विषम संख्या है। n क्या है? विषम संख्या है। पहले से पता विषम संख्या है, 3 है, 7 है, इस तरीके से। तो 2 की घाते n प्लस 1, 2 की घाते n प्लस 1 3 से अवश्य विभाज्य होगा। क्या होगा? 3 से अवश्य विभाज्य होगा, निश्चित रूप से विभाज्य होगा। अगला नियम कह रहा है यदि n एक सम संख्या हो। n क्या है? सम संख्या है तो 2 की घात n माइनस 1 भी 3 से अवश्य विभाज्य होगा। ठीक है, सम है या विषम हो, प्लस हो या माइनस हो, दोनों संख्याएं 3 से अवश्य विभाज्य होंगी। नेक्स्ट, यदि n इज ग्रेटर देन 1 यानी n का मान 1 से बड़ा है तो n मल्टीप्लाई ब्रैकेट n की पावर 4 माइनस 1 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। किससे विभाज्य होगा? n की घाते 4 माइनस 1 30 से पूर्णतः विभाज्य होगा। कब? जब n का मान 1 से बड़ा होगा तब। ठीक है, अगला नियम क्या है। यदि n एक विषम संख्या हो। कैसा संख्या हो? विषम संख्या हो।
तो 2 की घाते 2n प्लस 1, 2 की घाते 2n प्लस 1 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, और यदि यह सम संख्या हो, कैसा हो, सम संख्या हो, तो 2 की घाते n माइनस 1 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यदि n विषम है तो 2 की घाते n प्लस 1 विभाज्य होगा, और सम है तो 2 की घाते n माइनस 1 पूर्णतः विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 5 से, 5 से। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? यदि n एक विषम संख्या है, कैसी संख्या? विषम संख्या, तो 5 की घाते 2n प्लस 1 13 से पूर्णतः भाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 13 से। और यदि n एक सम संख्या है तो 2 की घाते n माइनस 1 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, विषम है तो 5 की घाते 2n प्लस विभाज्य होगा, और सम है तो 5 की घाते 2n माइनस 1 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, इस नियम को लर्न करते चलिए, साथ साथ अपनी कॉपी पर कहीं नोट करते जाइए, जिससे बार बार रिवाइज करिए और आपको मेथड लर्न रहेगा, फार्मूला लर्न रहेगा। तो क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि यम ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 में यम सम संख्या हो और n विषम संख्या हो, क्या हो? यम क्या हो? सम संख्या हो और n विषम संख्या हो, तो संख्या 48 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप बिना भाग दिया बता सकते हो कि यम ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 में यम एक सम संख्या और n विषम संख्या है, तो संख्या 48 से पूर्णतः विभाज्य होगा, बिना सॉल्व किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दे रहा है? घातांक से संबंधित विभाजकता के नियम। क्या है? घातांक से संबंधित विभाजकता के नियम मीन्स लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी रिलेटेड विथ इंडिसेस। ठीक है, यानी कोई भी प्रश्न घात के रूप में दिया हुआ है, वह किसी संख्या से विभाजित होगी या नहीं, यह बिना भाग दिए हम लोग कैसे बताएंगे? बिना भाग दिए हम लोग को अगर बताना हो कि संख्या विभाजित होगी नहीं, तो हम लोग इस नियम का पालन करेंगे। तो पहला नियम क्या दिया है? यदि x की घाते n प्लस a की घाते n दिया हो, x की घाते n प्लस a की घाते n दिया हो, तो वह संख्या x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? तो इस आधार पर हम देख सकते हैं, जब n क्या हो? एक विषम संख्या हो, n क्या हो? एक विषम संख्या हो, तो x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगा। कौन विभाजित होगा? x की घाते n प्लस a की घाते n। ठीक है, x की घाते n प्लस a की घाते n पूर्णतः विभाजित होगा। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 25 की घात 27, यानी x की जगह लिखा है 25 की घात 27 प्लस 3 की घाते 27, तो x की जगह 25, n की जगह 27 और 3 की जगह पर 27 लिखा है। और ये कह रहा है 25 प्लस 3 यानी x प्लस a से विभाजित होगा या नहीं, तो यह विभाजित होगा। ठीक है, कितनी बार में विभाजित होता? 28 से पूर्णतः भाज्य होगा। 25 प्लस 3 28 होगा, 28 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, नियम क्लियर हो गया। चलिए अगला नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या दिया हुआ है? यदि x की घाते n प्लस a की घाते n दिया है, क्या दिया है? x की घाते n प्लस a की घाते n, और कह रहा है x माइनस a से पूर्णतः भाज्य नहीं होगा। कब नहीं होगा विभाजित? जब n एक विषम संख्या हो, तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देखिए लिखा हुआ 25 की घात 27 प्लस 3 की घात 27, 25 माइनस 3 से विभाजित होगा, तो 25 माइनस 3 बराबर 22, 22 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। कौन नहीं होगा? 25 की घाते 27 और 3 की घाते 27 को हल करेंगे तो ये 22 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला नियम इसी तरीके से देखते हैं। अगला नियम दिया हुआ है, यदि x की घाते n प्लस a की घाते n, x प्लस a या x माइनस a
या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से पूर्णतः भाज्य नहीं होगी। कब नहीं होगा? जब यन एक सम संख्या, यन एक सम संख्या तो एक्स की घाते यन प्लस ए की घाते यन तीनों संख्याओं से विभाजित नहीं होगा। किससे विभाजित नहीं होगा? एक्स प्लस ए से भी विभाजित नहीं होगा, एक्स माइनस ए से भी, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन तीनों संख्याओं से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, कब नहीं होगा? जब यन एक सम संख्या है। कैसी संख्या हो? सम संख्या हो तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 29 की घाते 42 प्लस 58 की घाते 42। 29 की घात 42, 58 घात 42, 29 प्लस 58 यानी 87 से पूर्णतः भाज्य नहीं है। जब भी आप इसको भाग देंगे तो शेषफल कुछ न कुछ बचेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगला क्या होगा? अगला नियम दिया हुआ है, यदि यक्स की घाते यन और ए की घाते यन, क्या दिया है? यक्स की घाते यन और ए की घाते यन यक्स प्लस ए से पूर्णतः भाज्य होगा। कब होगा? यक्स की घाते यन और ए की घाते यन यक्स प्लस ए से पूर्णतः भाज्य होगा जब यन एक सम संख्या हो। यन कैसी संख्या हो? सम संख्या हो। उदाहरण भी दे रहा है, 3 की घाते 92 दिया हुआ है और 2 की घाते 92, बीच में क्या लगाया? माइनस। कह रहा है क्या ये 3 प्लस 2 यानी 5 से विभाजित होगा? तो क्या जवाब आपका होगा? विभाज्य होगा, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि कहा यन एक सम संख्या है। तो 92 क्या दिया हुआ? 3 की घाते 92, 2 की घाते 92, 92 क्या है? सम संख्या। ऊपर आपने परिभाषा पढ़ा है, इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है इसलिए सम है, सम है तो विभाजित होगा। ठीक है, अगला नियम क्या दिया हुआ है? यक्स की घाते यन माइनस ए की घाते यन यक्स प्लस ए से पूर्णतः भाज्य होगा जब यन एक सम संख्या हो। कैसी संख्या हो? सम संख्या हो। ठीक है, जैसे 28 की घाते 126 माइनस 7 की घात 126। क्या दिया हुआ है? 28 की घात 126 और 7 की घात 126। 28 माइनस 7 अर्थात 21 से पूर्णतः विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ 126 ये घात है और घात 126 कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या तो विभाजित होगा। इतने बड़े प्रश्नों को आप 126 बार गुणा नहीं कर सकते हो, तो इसको हम लोग देख कर केवल नियम याद रहेगा हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग को नियम याद रखना पड़ेगा। अगर नियम याद है तो बस आप देखते ही 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर आप आंसर इसका बता सकते हैं कि हाँ ये विभाजित है या नहीं है। चलिए, नियम नंबर 6 क्या दिया हुआ है? यदि x की घाते n और माइनस ए की घाते n दिया हो। क्या दिया हो? x की घात n माइनस ए की घात n दिया हो तो x प्लस ए से यह संख्या कैसी होगी? पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, यानी शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा। और कब बचेगा? जब n एक विषम संख्या हो। n एक विषम संख्या हो तो पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। जैसे क्या दिया? 87 की घाते 129, घात में n की जगह क्या दिया हुआ? 129, और 29 की घात भी 129 यानी n की जगह यहाँ पर भी 129 दिया हुआ है। तो 129 कैसी संख्या है? n कैसी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या यानी 116 से, यानी 87 प्लस 29 यानी 116 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। 116 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स सब बोल रहे हैं आपको बता रहे हैं नियम, इसको एक जगह अपना कॉपी पर नोट बना लें, नोट कर लें। ठीक है, जिससे जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज को रिवाइज करें तो एक बार नियम दोहरा लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, और जैसे ही दोहराएंगे आपके क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या नियम है? नेक्स्ट नियम दिया हुआ है शेषफल पर आधारित प्रश्न, यानी शेषफल कैसा है उससे आधारित प्रश्न। कैसा है? रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला नियम, यदि x की घाते n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए
तो शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है शेषफल? सदैव एक प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप बिना भाग दिए बता सकते हैं, यक्स की घात कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक है, और यक्स माइनस एक से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सदैव एक प्राप्त होगा, यन यानी कुछ भी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो अगला नियम दे रहा है यदि यक्स की घात n यानी x पर पावर n में यक्स प्लस वन से भाग देना है, डिवाइड करना है, तो किससे भाग देना है? यक्स प्लस वन से। ऊपर वाला किससे था? यक्स माइनस वन था, यहाँ कौन है? यक्स प्लस वन से भाग देना है। यदि n एक सम संख्या है तो शेषफल क्या होगा? एक प्राप्त होगा। शेषफल क्या होगा? एक प्राप्त होगा। यक्स यानी मान लो 5 है और n की जगह पर क्या दिया है? 2 दिया है, तो 2 क्या है? सम है। तो शेषफल इसको जब भी आप भाग देंगे किससे भाग देना है? यक्स प्लस वन से, यानी किससे भाग देना? यक्स यानी 5, 5 प्लस 1 6, तो 5 25 25 आएगा। और किससे भाग देना है? 5 प्लस 1 यानी 6 से भाग देना है। भाग देंगे 6 चौके 24, तो 24 प्लस 1 यानी 1 आपका क्या हो गया? शेषफल। तो यही कहा है आपसे, शेषफल कैसा प्राप्त होगा? एक प्राप्त होगा। कब? जब n एक सम संख्या होगा तब। ठीक है, तो अगला नियम क्या दे रहा है? अगला नियम दे रहा है यदि n एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो शेषफल x प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा? शेषफल x प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला दिया हुआ है यदि n यक्स की घाते n प्लस ए की घाते n के रूप में कोई संख्या, यानी कोई संख्या यक्स की घाते n प्लस ए की घाते n के रूप में लिखा हो। सपोज कर लो, मान लो कि आपको दिया हुआ है 10 की घाते 25 प्लस 5 की घाते 25, ऐसे कोई संख्या है। यक्स की जगह 10 और ए की जगह पर 5 और n के रूप में दिया हो, घात में n के रूप में दिया हो, तो यक्स प्लस ए से विभाज्य होगी। कब? जब n एक विषम संख्या, तो 25 क्या है? विषम है। n एक विषम संख्या हो तो यक्स प्लस ए यानी 10 प्लस 5 15 से पूर्णतः विभाज्य होगा। विषम संख्या हो तो विभाज्य होगा, यानी n के सम होने पर हल संभव नहीं है। यानी अगर घात सम दिया है तो विभाज्य नहीं होगा, और घात विषम दिया है तो विभाज्य होगा। यहीं अगर हम 24 लिखते हैं तो 24 क्या हो जाएगा? सम, तो यह विभाज्य यक्स प्लस ए यानी 10 प्लस 5 15 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगला नियम क्या दिया हुआ है? तो अगला नियम दिया है अभाज्य संख्या की जांच करना। यानी कोई भी संख्या में दिया है और वह संख्या अभाज्य है या नहीं, यह कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी संख्या की अभाज्य होने की जांच करने के लिए, यानी वह नंबर प्राइम है, यह जांच करने के लिए अनुमानित पूर्ण वर्गमूल निकाल लेंगे। से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। से बड़ी क्या लेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, और इस संख्या के नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे बारी बारी से विभाज्यता की जांच करते हैं। क्या करेंगे? संख्या है, दिया हुआ है, जांच करना है वह भाज्य है अभाज्य है, तो उसका अप्रॉक्सीमेट वर्गमूल, लगभग वर्गमूल निकाल लेंगे। लगभग वर्गमूल से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। ठीक है, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे और उसके क्या करेंगे? अभाज्य, सारे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर कर बारी बारी से संख्या को भाग देंगे। यदि दी गई संख्या उक्त संख्या में से किसी से भी विभाजित नहीं होती, यानी वह किसी से विभाजित पूर्ण विभाजित न हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे कौड़ी के अंदर 349 बराबर 19। ठीक है, 349 का आपको ज्ञात करना है कि संख्या भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, तो 349 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो 18 दशमलव कुछ आएगा। तो 18 दशमलव कुछ से बड़ा यानी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 19। कौन सा होगा? 19। तो यहाँ पर 19 निकाल लिया, अप्रॉक्सीमेट वर्गमूल निकाल लिया, थोड़ा सा बड़ा। अब 19 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17।
ठीक है। 19 से छोटी कौन कौन सी संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अभी पीछे आपने अभाज्य संख्या पढ़ा है, ठीक है। जिसके 2 गुणनखंड केवल हों वो अभाज्य संख्या होता है। तो ऐसी संख्याओं को आप यहाँ पर लिख लेंगे जो वर्गमूल से थोड़ा सा छोटा हो, वर्गमूल से अभाज्य संख्या से छोटा हो। तो चूंकि 349 इन संख्याओं, अगर हम बार बार भाग दें, 2 से भाग दिए शेषफल बच रहा है, 3 से भाग दें शेषफल बच रहा है, इस तरीके से 5, 7, 11, 13, 17, 19 से भाग दिए तो शेषफल हर बार कुछ न कुछ बच रहा है, यानी यह पूर्ण भाज्य नहीं है, यह संख्या भाज्य नहीं है। अतः यह 349 एक अभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? 349 अभाज्य संख्या होगी। 349 अभाज्य संख्या होगी, ज्ञात हो गया। बस ऐसे ही आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल अभाज्य संख्या है या नहीं ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल के लगभग मान के द्वारा, ठीक है। तो अगला नियम क्या दिया हुआ है? संख्या की इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। यानी संख्या पर कोई घात दिया हो और उसका गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात करना है, वो भी बिना गुणा किए ही हम लोग उसको बताना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए नियम दिया हुआ है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि इकाई के अंक की पुनरावृत्ति प्रत्येक 4 चरण के बाद होती है। कितने चरण के बाद इकाई के अंकों की पुनरावृत्ति होती है? 4 चरण के बाद होती है। कितने चरण? 4 चरण, यानी 4 बार हम घातों का क्रम से गुणा करें तो इकाई के अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 7 की घात 1, यानी कोई संख्या ऐसी है जिससे इकाई के अंक पर 7 है। जैसे हम लिख सकते हैं 17, 27, 37, ऐसी कोई भी संख्या। तो इकाई का अंक क्या है? 7 है। 7 की घात क्या लिखा है? 1। तो जब इसका पहला चरण करेंगे, घात 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7, प्रथम चरण हो गया। ठीक इसी तरीके से 17 की घात 2 या दिया, 27 की घात या 37 की घात 2 दिया है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 7 सत्ते 49, चरण 2। इसी तरीके से 7 की घात 3 यानी 27, 17 या 37 कुछ भी हो, इकाई का अंक 7 है, तो घात 3 का अंक 3 बार गुणा करने पर क्या आएगा? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, इकाई के स्थान पर क्या आया? 43, 3, ठीक है। कितना आया? 3, तीसरा चरण हो गया। इसी तरीके से चौथा चरण करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1, और जैसे ही 5वां चरण करेंगे तो इकाई के स्थान पर 7, ठीक है। तो आप देखेंगे 5वां चरण और पहला चरण आपस में कैसा हो गया? इकाई का अंक बराबर। 7 की घात 6 करेंगे तो इकाई का अंक 9 आया। कितना आया? 9। तो आप देखेंगे दूसरा चरण और 6वां चरण आपस में बराबर, हमेशा 4 के बाद बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 बार 8 बार आप करिए और करते जाएंगे। आप देखेंगे तीसरा चरण 7वें के बराबर और चौथा चरण 8वें के बराबर होगा। पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। कैसी पुनरावृत्ति हो रही है? पहला चौथे के साथ, दूसरा 6वें के साथ, तीसरा, ठीक है, 7वें के साथ, और चौथा आएगा 8वें के साथ आएगा। इस तरीके से अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। आगे इन संख्याओं में भी इसी प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, किंतु ध्यान रहे संख्या की घात यदि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अर्थात कुछ शेष है, तो शेषफल ही वास्तविक घात मानी जाती है। यानी शेषफल आएगा मान लो 3, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 3। यदि शेषफल 0 है यानी 4 से विभाजित हो गया है, तो इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता, यानी वह संख्या ही मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए उदाहरण दे रहा है 307। कितना दिया है? 307 की घात क्या दिया हुआ है? 2569 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 307 का गुणा 2569 बार करना है, और कह रहा है कि आप इसके इकाई के अंक में कौन सा स्थान आएगा बताइए। तो ये तो गुणा कर पाना, अगर आप लोग करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 2 से 3 दिन हो जाए, कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर जो नियम पढ़े इस नियम का प्रयोग करेंगे और बिना गुणा किए इसका आंसर बता सकते हैं कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 2569 यानी 2569 को हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो सर्वप्रथम घात इतने को 4 से भाग देंगे, तो भागफल कितना आएगा?
तो भागफल में आया शेषफल 1 आया, कितना आया? शेषफल 1। अतः वास्तविक घात 1 तथा संख्या 7 की घात 1 में जो इकाई का अंक है वही अभिष्ट इकाई का अंक होगा। 7 की घात 1 में कौन सा इकाई का अंक है? आपने ऊपर देखा है 7 का 7, क्या आया? 7 का 7, तो इकाई का अंक क्या आएगा? वही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? नियम क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या को बिना गुणा किए इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये आप सभी देख कर बता सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 4 सेकंड तक आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर तुरंत बता देंगे। और गुणा करेंगे तो आपको गुणा तो 1 दिन 2 दिन कितने दिन लगेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना सही आप लेकर चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसी के आधार पर 4 से भाग देकर घात ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिया हुआ है। वो नियम क्या है? यदि दी गई संख्या की घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 या 9 आए तो उनकी घात का कुल मान भी क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 ही होगा। कितना आएगा? 9 होगा। यानी 4 से अगर आप भाग देते हैं किसको? घात को, और शेषफल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया है तो उनकी घात का कुल मान भी क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही होगा। क्लियर है? चलिए इसी आधार पर, इसी नियम के आधार पर ऊपर एक सारणी नीचे दी हुई है, इकाई के अंक का संक्षिप्त सारणी। ठीक है, इकाई के अंक का संक्षिप्त सारणी। वो संक्षिप्त सारणी क्या है? यदि संख्या 1 हो, कैसी हो? 1 हो, इकाई का अंक क्या हो? 1 हो, तो इकाई के अंक का संक्षिप्त सारणी, यानी अगर चरण 1 घात 1 है तो 1 आएगा, घात 2 है तब भी 1 आएगा, घात 3 है तब भी 1, यानी 1 का गुणा चाहे जितनी बार गुणा करिए 1 ही आता है। ये तो आपने पढ़ा ही है। तो इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आएगा? 1, चाहे आप जितनी बार गुणा करिए। यदि इकाई के स्थान पर 2 दिया हो, यानी 2 हो, 12 हो, 22 हो, 2212 हो, इस तरीके से इकाई के स्थान पर 2 आए और उस पर घात कुछ भी हो, ठीक है, तो भाग देने पर आप आसानी से बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो एक पहले चरण में अगर शेषफल क्या आता है? भाग देने पर 1 आता है, घात 1 आता है तो इकाई का अंक 2 होगा। शेषफल घात में 2 आता है तो इकाई के अंक पर 4 होगा। इस तरीके से 4, 8, 6, ठीक है। चौथे चरण के बाद फिर से रिपीट होगा 2, 4, 8, 6, फिर चौथे चरण के बाद रिपीट होगा 2। इसी तरीके से यदि इकाई के स्थान पर 3 है तो आप देखेंगे पहली बार में घात क्या आएगा? 3, दूसरी बार में 9, तीसरी बार में 7, चौथी बार में 1। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दिया 81 का 1। ठीक इसी तरीके से दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया 3, 9, 7, 1, फिर रिपीट होगा। इस तरीके से हमेशा 4 घात के बाद हर संख्या रिपीट होगी। अब नोटिस करने वाली बात, आप यहाँ नोटिस एक बात करेंगे कि संख्या कुछ भी दिया हो, ठीक है, अगर इकाई के स्थान पर 1 हो या 5 हो, ठीक है, या क्या हो 6 हो, 1, 5, 6 हो, इकाई के स्थान पर यदि ऐसी संख्याएं आएँ तो घात चित्र चाहे जितनी बार आप गुणा करिए, इकाई के स्थान पर या तो 5 आएगा या 6 आएगा या 1 आएगा। जिस संख्या का घात करेंगे वह संख्या मिलेगी। ठीक है, तो नोट में आपको इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी 1 हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, घात कुछ भी हो जाए अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या दिया हुआ है? महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। इसमें कुछ सीरीज दिया हुआ है जिनमें संख्याएं कुछ क्रम में दी हुई हैं, उसकी बराबर योगफल का आंसर क्या आएगा बताना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। कैसी? तो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या भी आपने पढ़ा है, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है, जिसको हम लोग किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, गणना के लिए प्रयोग करते हैं। तो 1 से लेकर n तक कैसा नंबर है? n, नेचुरल नंबर का योग करना हो तो इसका योग क्या आता है? n ब्रैकेट के अंदर n+1/2, यानी 1 से लेकर आपको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 8 तक दिया हो
और इसका योग करना हो, डैश डैश करके योग करना हो, तो इसका योग क्या आएगा? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा 8, 8 प्लस 1 बटे में 2, तो ये कट गया 4, बचा 4 और ये आपका 9, 4 9 36, क्या योग आ जाएगा? 36। बिना जोड़े आप बता सकते हैं, 100 तक का गिनती हुआ जोड़ पूछे इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आपका दिया है, यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस n का वर्ग, यानी क्रमागत संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट के अंदर 2n+1/6, ये इसकी क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग हो गया। इसी तरीके से क्रमागत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो, वो भी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का, तो सूत्र क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट के अंदर n+1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला नियम क्या है? तो अगला नियम आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा है। यदि पहला पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा प्लस a+2d का n वां पद निकालना, यानी एक प्रकार से समांतर श्रेणी दिया है, हर बार d का अंतर हो रहा है, सार्वांतर जुड़ रहा है, तो n वां पद क्या होता है? सभी जानते हैं आप लोग, a ब्रैकेट में a + n-1 इंटू डी, tn पद आपने पढ़ा है ना, याद आ गया होगा। समांतर श्रेणी की n वां पद, tn पद या l अंतिम पद बोल निकालने का तरीका। ठीक है, ये हो गया, n वां पद ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगाएंगे। इसी पदों का योग निकालना हो, यानी Sn आपने पढ़ा है, n पदों का योग, समांतर श्रेणी की n पदों का योग, तो श्रेणी आप देख लीजिए, समांतर दिया, पहला पद दिया a, दूसरा पद a+d, सार्वांतर जोड़ दिया, तीसरा पद a+2d, फिर से सार्वांतर जोड़ दिया, और कितने पदों का योग निकालना है? n पदों का। तो सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, n पदों के योगफल का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला नियम दिया है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ये नियम भी आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अभी आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम में भी पढ़ा है, a = bq + r, तो ये आपका वही रूप लिखा हुआ है, बस यहाँ हिंदी में लिखा, वहाँ संकेत में आपने याद किया है। तो क्या है? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला नियम क्या दिया हुआ है? इकाई के अंकों की पुनरावृत्ति प्रत्येक चरण 4 चरण के बाद होता है। अभी आपने देखा ऊपर, हमने सारणी के द्वारा आपको दिखाया भी है। चाहे वह संख्या तथा उसकी घात कितनी भी क्यों न हो, घात कुछ भी हो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी हो, संक्षिप्त सारणी देखिए, तो भी आपने संक्षिप्त सारणी देखा है ऊपर। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या दिया हुआ? किसी संख्यात्मक गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसे गुणनफल 2 की घाते यम और 5 की घाते n के रूप की संख्या में घातांक यम n में देखेंगे, यानी 2 की घाते यम और 5 की घाते n में यम n के मान को देखेंगे। यदि यम इज ग्रेटर देन n हो, यम का मान n से बड़ा हो, ठीक है, यानी 5 की घात क्या हो? छोटी हो, या यम इज लेस देन n हो, या यम बराबर n हो, तो इनमें शून्यों का संख्या क्रमशः n, यम या यम आता है क्रमशः, यानी n बड़ा 5 की घात n छोटा है और यम बड़ा है, तो शून्य आएगा n बार छोटे वाले के, यानी हमेशा याद रखिएगा छोटे वाले के बराबर आता है। जितनी भी 2 की घाते यम और 5 की घाते n में जो भी छोटा होगा, 0 की संख्या उसके बराबर आएगी, घात के बराबर आएगी, n या यम के बराबर आएगी। जो भी घात छोटा होता है उसके बराबर आता है। छोटा बड़े से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए 2 की घाते यम और 5 की घाते n के रूप में बदलना है, और जैसे ही बदलने के बाद आपको देखना है किसकी घात छोटी है, जिसका घात छोटा होगा वही मान आएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे उदाहरण में आपको संख्या दिया हो तो 12 × 18 × 15 × 40 × 25 × 16 × 55 × 105 में, यानी इनका गुणा करें तो कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहला काम, जितने भी यहाँ पर गुणनखंड है 2 के गुणनखंड अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8,
2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। 18 का भी गुणनखंड करें, 15, 240, 25, 16, 55, 105, सभी का गुणनखंड करके 2 की घात जितना है जोड़ ले, तो कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 2 की घात 10 आया। ठीक है, ऐसे ही 5 की घात 6 आया। तो यम की जगह क्या दिया हुआ है आपका? 10, और यन की जगह क्या दिया हुआ है? 6। छोटा कौन है? 10 या 6? 6, घात 6 छोटी है, तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 6। सीधा सा उत्तर, शून्य की संख्या कितनी आएगी? 6। ठीक है, इस तरीके से इस एक्सरसाइज के आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ट्रिक के लिए जो फार्मूला यहाँ पर बताया गया, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्वेश्चन लगाते समय बहुत ही कम समय में आप लोग आसानी से अधिक क्वेश्चन और सही क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगा कर आएँ। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो के जो भी मेन पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है, उसको कॉपी पर नोट करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे के आने वाले सारी वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाएं, जिसका उपयोग पढ़कर आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लेने में, अच्छे कॉलेज को पाने में कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में। और आप अपने इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके मित्रों का भी लाभ हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है 1/1 × 2, डॉट है, दशमल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ दशमल नहीं डॉट पढ़ते हैं। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n ब्रैकेट n मल्टीप्लाई n + 1। ठीक है, का मान क्या होगा? इतने का मान क्या होगा? यानी इसको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये हमें बताना है। और ये क्वेश्चन कब आया? पॉलिटेक्निक 2011 में आपका आया हुआ इस तरीके का प्रश्न। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1.2 लिखा हुआ है और सर जी इसको मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, यानी डॉट पढ़ते हैं। डॉट का मीन्स ये होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये डॉट है या मल्टीप्लाई है, डेसिमल है, आप कैसे पहचानोगे? तो मल्टीप्लाई तो है, लेकिन आप कैसे पहचानो कि सर ये डेसिमल लगाया या डॉट लगाया? तो उसके लिए आप इस टर्म को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई है या डॉट है। क्या लिखा है? n, कोई सिंबल नहीं लगा है, n+1। ठीक है, आप देखिए पहले टर्म, दूसरे टर्म और तीसरे टर्म और सभी टर्मों में एक कॉम्बिनेशन है। 1.2 लिखा हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं तो 1.2 नहीं, 1 × 2 है, दूसरा 2 × 3, हर बार एक एक इंक्रीज़ कर रहा है। नीचे के दोनों नंबर जो हैं 1 इंक्रीज़ कर रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो लास्ट टर्म भी देखिए आपका पहला n है तो दूसरा n+1 है, और बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये क्या है? मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, वो मेथड हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना आपको सिखा देते हैं। तो क्या आएगा? 1/1 × 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से क्या लिखेंगे? -1/2, यानी 1/1 - 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तो दूसरा नंबर क्या है? 1/2 × 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही सारे टर्म्स आपके आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, ये तो मेथड होगा, अगर आपको नहीं मालूम था तब के लिए। मालूम है तो आपको क्वेश्चन केवल उठाना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है आपको। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधा सा हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा मेथड, और वो मेथड क्या है? हम लोग 1/1/2 को क्या लिखेंगे? अभी आपको बताए हैं, लिखेंगे 1 - 1/2। ठीक है, प्लस, बीच में प्लस लगा हुआ। 1/2 × 1/3 को क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाला प्लस में तो 2 प्लस में, और सेकंड वाला माइनस में 3 माइनस में, प्लस इसी तरीके से 1/3
-1/4 प्लस डैश 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 सारा लिखें तो फर्स्ट वहाँ पर टर्म आपका है या लास्ट टर्म में आपका पहला है n और दूसरा है क्या 1/n+1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो आप क्या ध्यान देंगे 1/2 आपका माइनस और 1/2 प्लस 1/3 माइनस प्लस 1/4 और उसके बाद वाला भी इसी तरीके से 1/4 माइनस प्लस कैंसिल। तो 1/n आपका इधर वाले 1/n से कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, बस जो बचा आप उसको आंसर लिखिए, तुरंत आंसर आ गया। तो क्या बचा हुआ है, फर्स्ट आपका यहाँ पे बचा हुआ है क्या 1 और लास्ट आपका यहाँ बचा हुआ है क्या -1/n+1। ठीक है, -1/n+1। तो एलसीएम ले लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा आंसर, एलसीएम लेते ही इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा n+1 -1/n+1। तो ये 1 कैंसिल, बचा आपका आंसर n/n+1। क्या आंसर आ गया n/n+1। कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी n/n+1। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने ऊपर के नियम को पूरा ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आपको लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अभी आपको परिभाषा आगे बताया गया है परिमेय अपरिमेय, जिसको P/Q में लिखेंगे वो परिमेय, जो नहीं लिख पाएंगे अपरिमेय। तो 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो क्या आएगा 5, पहला ऑप्शन इसका वर्गमूल क्या आ गया 5। 36/49 है वर्गमूल में कड़ी के अंदर, तो 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, ये भी वर्गमूल निकल गया, ये भी आपका P/Q में आ गया। 16 का वर्गमूल 4, ये भी आपका P/Q यानी 4/1 लिख सकते हैं, P/Q का रूप का है। कौड़ी में 3, ये बच गया, इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा। तो ऐसी संख्या जो कौड़ी से बाहर ना आ पाए, सारी संख्या कड़ी में दी हैं, वर्गमूल निकालने पर उसका गुणनखंड करने पर कौड़ी से पूर्ण रूपेण बाहर ना आ पाए, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। आप तुरंत आँख बंद करके ऐसी कोई भी संख्या हो जो कौड़ी से बाहर ना आए उसको अपरिमेय संख्या में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या आपकी हो गई कौड़ी में 3। क्या हो गया कौड़ी में 3। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो भी संख्या को आप P/Q में लिख सकते हो वो परिमेय होगा और जो नहीं लिख सकते हो अपरिमेय। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ABC तीनों आपकी परिमेय हैं, बच गया चौथा ऑप्शन डी अपरिमेय। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या है और व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या क्या होगी। तो आप सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन में संख्या को मान लें। तो हम संख्या को क्या मान लिया x, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। योग कह रहा है 17/4 है, तो योग 17/4 लिख दें। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में आपका एलसीएम हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा x² + 1 बराबर 17/4। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो आपका 4x² + 4 बराबर 17x, ये हो गया। अब पश्चांतर करके हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो क्या हो गया 4x² - 17x + 4 बराबर 0। अब क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 4x² - 17x + 4 का गुणनखंड करते हैं, यानी 17 को 2 भागों में बांट दें कि गुणा करने पर 17 और 4 चौके 16, गुणा का चिन्ह आपका प्लस आया है तो क्या आना चाहिए 16, जोड़ने पर गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 17, तो 16 1 का 16 होता है, यानी 17 को 2 भागों में 4x² - 16x - x + 4 लिख कर हम लोग कॉमन ले लेंगे।
तो गुणनखंड क्या हो जाएगा कॉमन लेने पर x-4 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4x-1 बराबर 0। ठीक है, x-4 कॉमा 4x-1 बराबर 0। तो कौन सा संख्या x-4 से x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और इससे आपका आ जाएगा 4x-1 से 1/4। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हुआ x बराबर 4 तथा 1/4। तो संख्या क्या हो गई, ऑप्शन क्या हो गया आपका 1/4। 14 होगा नहीं, 24 होगा नहीं, 1/4 आपका आंसर आया हुआ, तो 1/4 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरे का कौन सा आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 इसका आंसर हो गया। 4 भी है बट 4 आपका आंसर में नहीं है, इसलिए 4 नहीं हुआ, तो 1/4 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। कितने लोग, 2 लोग, और चुनाव में कुल 9,791 मत पड़ते हैं। कितना मत, यानी कितने लोग वोट डालने जाते हैं, 9,791, जिनमें से 116 मत निरस्त हो गया, यानी कुछ लोगों ने 116 लोगों ने वोट गलत डाल दिया, तो पत्र क्या हो गया, निरस्त हो गया। विजयी प्रतिभागी यानी जीतने वाले प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी से 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते। यदि अगर निरस्त न होता तो कितने मिलते, 5 वोट। तो ज्ञात करें कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले हैं, यानी जीतने वाले को कितने वोटों से वह जीता है, कितने अधिक मत उसको मिले हैं ये बताना है, कितने अधिक वोटों से जीत गया। और ये प्रश्न आपका पॉलिटेक्निक देख रहे हैं 2016 में पूछा हुआ है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले कुल मत कितने हैं, कुल मत आपने देखा, यानी जितने वोट पड़े हैं 9,791 हैं, जिसमें से निरस्त कितना हो गया 116, यानी सही वोटों की संख्या जो जीतने और हारने वाले पाए वो कितना है, इन दोनों को घटा दें तो घटाने पर कितना मिलेगा, 9,675 वोट हारने और जीतने वाले पाए हैं। वैध मत आपके इतने हो गए। अब विजयी प्रतिभाग तथा हारने वाले प्रतिभागों में 4 वोट के स्थान पर कितना पाता, 5, यानी 4 और 5 का अनुपात है। कितना, 4 और 5 का अनुपात है, तो अनुपातिक योग कितना आएगा, 4-5 बराबर 9। ठीक है, तो हारने वाला व्यक्ति जो है वो कितने वोट पाया है, हारने वाला व्यक्ति कितने वोट पाया है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हारने वाले की संख्या बटे में अनुपातिक योग गुणे में कुल मत कितने हैं, 9,675 अभी हमने निकाला है। अब क्या करते हैं, 9 से भाग दे देते हैं और 4 से गुणा, 9 से भाग और 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4,300। ठीक है, 4,300 वोट कौन पाया, हारने वाला पाया। कौन पाया है, हारने वाला। ठीक है, तो जीतने वाला कितना पाया, जीतने वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में से घटाएंगे, 9,675 माइनस 4,300 कर दें तो कितना उत्तर आ जाएगा, 5,375। 5,375 ये जीतने और हारने वाले दोनों के वोट हमको मिल गए। लेकिन प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, पूछा है कितने अधिक मतों से वह जीता है। कितने अधिक मतों से जीता है, तो 4,300 और 5,375 को घटा दें तो कितना आएगा, 5,000 में से 4,375 घटेगा, 4,300 में से 5,375 घटेगा तो उत्तर आएगा 1,075। कितना आएगा, 1,075। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, 1,075 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन ए इन दोनों को जैसे घटाएंगे 1,075 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 5 आपका दिया हुआ है, संख्या 0.45 को परिमेय संख्या में परिवर्तित मान है।
इसमें से कौन सा उत्तर है जो 0.45 का परिमेय संख्या के रूप में है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए 0.45 आपका प्रश्न दिया है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो 45 बटे में आप 1 लिख कर 2 जीरो लगा दीजिए, बस इसको भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ गया। तो 5 से 45 कटेगा 9 बार में और 5 से 100 कटेगा 20 बार में। तो आंसर क्या आया 9 बटे में 20। कितना आया 9 बटे में 20। तो कौन सा आंसर आपका सही है, आंसर आपका ऑप्शन ए सही है 9/20। ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं बस 1 लिखकर हर में उतना जीरो आप लगा दीजिए, उसको सरल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका हो गया। इसके आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।